कबीर सर क्या बढ़िया सो लगाया आपने। अच्छा तो सुर की बहुत समझ है। हाँ अपने गर्दन क्या हिला रहा है, चल जा पानी लेके आ, गला सूख गया मेरा। जी सर। हाँ जी। कबीर मिक्सिंग हो चुकी है, गाना सुन लो तुम। नहीं गुरुजी, मैं लेट हो चुका हूँ और मुझे निकलना भी है। क्या बात करते हो, सिर्फ 5 मिनट का सवाल है। कल से इस गाने पर काम हो रहा है, अगर कोई चेंजेस करना हो तो आज के आज मैं कर दूंगा ना। एल्बम का आखिरी सॉन्ग है, द लास्ट सॉन्ग। चलिए ठीक है गुरुजी, सुनाइए। आनंद हेडफोन देना तो। जी। नहीं वो नहीं नए मिक्सर पर जो नया हेडफोन आया है ना, वो मुझे दो, मेरा वाला। ओके ब्रिंग इट। तुम्हारे एल्बम का आखिरी सॉन्ग, जस्ट 5 मिनट, द लास्ट सॉन्ग। शुरू करें? कबीर 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 क्या हुआ तुम्हें? कबीर क्या हुआ तुम्हें? उठो ना कबीर। कबीर? गुरुजी देखिए ना क्या हो गया इसे। कबीर? ओह माय गॉड। आनंद डॉक्टर को फोन कर, जल्दी डॉक्टर को फोन कर। जी कबीर उठो। कबीर कबीर कबीर। मशहूर सिंगर कबीर अली की मौत एक हादसा है या फिर हत्या? क्या आवाज से भी किसी इंसान की जान जा सकती है? हमारे जानकारी के अनुसार कबीर अली की मौत अपने स्टूडियो में कमबैक एल्बम का आखिरी गाना सुनते वक्त हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर स्टूडियो के मालिक और इस एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर शिशपाल शास्त्री को अरेस्ट किया है। क्या शिशपाल शास्त्री, जिसने कबीर को पहली बार ब्रेक दिया था, क्या उनके हत्या के जिम्मेदार है? क्या पुलिस ये साबित कर पाएगी कि आवाज की मदद से किसी इंसान की जान ली जा सकती है? विचित्र केस है, हत्या का शस्त्र ध्वनि। इंटरेस्टिंग। तो केडी साहब, हमारी राय के हिसाब से कबीर अली का मर्डर शीशपाल ने किया। और आपके इस राय के पीछे कारण जान सकता हूँ मेरा थोड़ा सा? कारण नंबर 1, जिस स्टूडियो में वो अपनी एल्बम का गाना सुन रहे थे, वो स्टूडियो शीशपाल का था। कारण नंबर 2, उस दिन कबीर अली को कहीं जाना था, लेकिन शीशपाल ने उसे जबरदस्ती गाना सुनने के लिए रोका। स्टूडियो में स्पीकर्स होने के बावजूद भी शीशपाल ने कबीर अली को हेडफोन पर गाना सुनने के लिए फोर्स किया, जिससे कबीर अली की दिमाग की नसों पर जोर पड़ा और वो फट गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इस थियरी को सपोर्ट करती है। ये सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। अरे कबीर मेरा स्टूडेंट था, मैंने उसे संगीत सिखाया, मैं उसे क्यों मारूं? तुम सब लोग मुझे खामखा इस केस में फंसा रहे हो। तुम चाहे जो भी कर लो, सत्य की हमेशा जीत होती है। बात तो सही है राठौड़ साहब, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते। सर आपने म्यूजिक डायरेक्टर शीशपाल का केस ले लिया। आपको पता है ना सर, सारे सबूत उसके खिलाफ है। फिर क्यों सर? ना विचलित क्यों हो रहा है? ध्वनि से लोगों को कष्ट होते हुए सुना है, लेकिन क्या ध्वनि के कारण किसी को मरते हुए सुना है तूने? मैं मिला हूं शिशपाल जी से, उनकी बात सत्य है।
अब इस सत्य को अदालत में साबित करना है बस। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने कोई खून नहीं किया है। हर मुजरिम अदालत में अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। आप ये बताएं कि आपका और कबीर अली का संबंध कैसा था? कैसे संबंध से क्या मतलब है आपका? बड़े अच्छे संबंध थे। वो मेरा स्टूडेंट था। कमाल है, क्योंकि मीडिया और अखबारों में तो अक्सर आपके झगड़ों की खबरें छपती थी और अभी पिछली बार तो आपके झगड़े सुर्खियों में थे। वो तो बहुत पहले की बात है, जब साहब कबीर उस समय नशे में था और जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन ही मेरे पास आया और माफी मांगी। मीडिया वालों ने ये खबर नहीं छापी, उन्हें तो सिर्फ गॉसिप चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपको एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जब कबीर अली ने बाहर निकलवाया था तो तब भी क्या वो नशे की हालत में था? एक नहीं, उसने कई प्रोजेक्ट से आपको बाहर निकलवाया था। नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कि उसे आपके साथ काम करना पसंद नहीं। फिर ऐसी क्या वजह रही कि अपनी कमबैक एल्बम के लिए उसने बाकी सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को ताक पे रख के आपको चुना? क्योंकि आप कष्ट ना करें, मैं बताता हूँ। योर ऑनर, कबीर अली जब अपनी कमबैक एल्बम के लिए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स ढूंढ रहे थे तो शीशपाल जी को इस बात का पता चल गया। उन्होंने कबीर अली के मैनेजर से कांटेक्ट किया और उसके हाथ पांव जोड़े, मिन्नतें की कि किसी भी तरीके से मेरी कबीर अली से मीटिंग फिक्स करा। दरअसल शीशपाल जी कबीर से बदला लेना चाहते थे। मैं समझ सकता हूँ, एक गुरु होने के नाते जिस लड़के को आपने शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसे इस काबिल बनाया कि वो इतना बड़ा स्टार बन जाए, और स्टार बनने के बाद जब वो आपकी जड़ें काटने लगे तो फिर आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो आपने किया। ये सब झूठ है। ये सच है। कबीर अली शीशपाल जी के काम से कभी भी खुश नहीं था और रिकॉर्डिंग के दौरान इन दोनों के अक्सर झगड़े हुआ करते। कबीर, तुम्हारे सुर यहाँ वहाँ हो रहे हैं। गुरुजी, सुरों के बारे में छोड़िए, पब्लिक के बारे में सोचिए। उन्हें मेरा ये स्टाइल पसंद है। जब तुमने पहली बार मेरे पास गाना गाया था तब ये स्टाइल नहीं था तुम्हारा। तुम पब्लिक को भूल जाओ, सुरों ने तुम्हें बनाया है। कैसे भूल जाऊं गुरुजी? ये गाना मैं घर पे बैठ के सुनने के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शीशपाल जी ने एक ही तीर से दो शिकार किए। एक तो कबीर अली को अपने रास्ते से साफ कर दिया और दूसरा अपने डूबते हुए करियर को बचा लिया। और जाहिर है योर ऑनर कि दी ग्रेट सिंगर कबीर अली की आखिरी एल्बम कौन नहीं खरीदना चाहेगा? योर ऑनर, कबीर अली की मौत दिमाग की नस फटने से हुई है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेन हेमरेज कहते हैं। उस पर मैं रोशनी थोड़ी देर बाद में डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मरहूम कबीर अली की बेवा पलक अली को कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। पलक जी, कृपया करके अदालत को बताएं कि उस दिन क्या हुआ था स्टूडियो में। जी, कबीर ने हेडफोन लगाकर गाना सुनना शुरू ही किया था कि अचानक वो बहुत तड़पने लगा। कैसे? ऐसे जैसे किसी ने उसके कानों में तेजाब डाल दिया हो। इस सिलसिले में मैं इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इंस्पेक्टर राठौर, क्या आप बताएंगे कि शीशपाल जी पर आरोप लगाने की क्या वजह थी पुलिस के पास? सर, जैसे आप जानते हैं कि कबीर अली की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है, इसलिए पुलिस के पास ये सवाल था कि आखिर कबीर अली को ब्रेन हेमरेज हुआ क्यों। तभी हमारी नज़र उस फोटोग्राफ पर गई जो एज एन एग्जिबिट हमने कोर्ट में भी जमा किया है। उसमें आप देख सकते हैं कि कबीर अली ने हेडफोन पहने हुए हैं जो पीछे रखे मिक्सर से कनेक्टेड है और जिसकी वॉल्यूम 200 डेसिबल पर सेट थी। 200 डेसिबल, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ध्वनि में बहुत शक्ति होती है। उड़ता हुआ प्लेन 120 डेसिबल की ध्वनि पैदा करता है योर ऑनर, और एक बड़ा पटाखा 150 डेसिबल की ध्वनि पैदा करता है, जिससे अक्सर इंसान परेशान हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं योर ऑनर कि 200 डेसिबल की ध्वनि बिना किसी रोक टोक के सीधा कानों के अंदर जब जाएगी तो दिमाग की नसें नहीं फटेंगी तो क्या होगा? प्रोसिक्यूटर साहब, एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, कृपया उत्तर दीजिए। कबीर साहब की मृत्यु के कुछ दिन पहले
शिशपाल और कबीर साहब एक साथ काम कर रहे थे। अगर शिशपाल जी कबीर साहब की हत्या करना चाहते तो कोई आसान सा तरीका अपनाते, इतना जटिल रास्ता क्यों अपनाए? केडी साहब, औरों के लिए जटिल काम हो सकता है, लेकिन शीशपाल के लिए बच्चों का खेल है। आप शायद भूल रहे हैं कि शीशपाल जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। सुरों के साथ, ध्वनि के साथ खेलना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना इनका रोज का काम। योर ऑनर, शीशपाल जी ने कबीर अली की हत्या करने के लिए ध्वनि का सहारा लिया था, और इसके लिए मैं शीशपाल जी के असिस्टेंट आनंद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। तो आनंद जी, आप शीशपाल जी के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी 3 साल। 3 साल? 3 नहीं, 4 साल से। आप तय कर लें कि कितने साल हुए हैं। 4 साल 2 महीने। तो आपको तो पता होगा कि शीशपाल जी के स्टूडियो में जो इक्विपमेंट्स हैं वो पुराने हैं या अभी हाल ही में नए खरीदे गए हैं। आप ये फोटो देख के बताएं, ये जो मिक्सर खरीदा गया है ये पुराना है या अभी हाल ही में नया खरीदा गया है? जी नया है। क्यों, पुराना मिक्सर खराब हो गया था जो नया खरीदने की जरूरत पड़ी? जी एक्चुअली वो पुराना वाला सिर्फ 100 डेसिबल साउंड का आउटपुट दे सकता था, और गुरुजी को ज़्यादा साउंड की ज़रूरत थी, इसलिए नया खरीदा। ये कबीर अली की मौत से कितने दिन पहले खरीदा गया था? 1 हफ्ता पहले। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कबीर अली की मौत से ठीक 1 हफ्ता पहले इन्होंने 200 डेसिबल की ध्वनि पैदा करने वाला ये मिक्सर खरीदा, और ये जाहिर है कि उसी मिक्सर से कबीर अली की मौत हुई। अब इससे ज्यादा क्या साबित करने की जरूरत है कि कबीर अली के कातिल यही है? ये केवल संयोग है जज साहब। उस दिन मैंने और भी साउंड इक्विपमेंट्स खरीदे थे मेरे स्टूडियो को अपग्रेड करने के लिए, और ये सब मैंने पलक के कहने पर किया, क्योंकि वो चाहती थी कि कबीर के इस एल्बम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। पलक ने आपसे कहा और आपने मान लिया। इतने भोले मत बनिए शीशपाल जी। 200 डेसिबल की ध्वनि, अरे 200 डेसिबल की ध्वनि आप कभी सुन सकते हैं? आप तो क्या, कोई भी नहीं सुन सकता। और किस अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं आप? शीशपाल जी, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना जुर्म अदालत के सामने कबूल कर लें कि आप ही कातिल हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, क्या है कि एक गाड़ी की अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, किंतु मुंबई जैसे शहर में गाड़ियां 40 किलोमीटर की औसत रफ्तार से चलती है। अब 40 किलोमीटर और 200 किलोमीटर में तो बहुत बड़ा अंतर होता है, तो फिर क्यों कार कंपनियां इतनी अधिक रफ्तार की कारें बनाती हैं? योर ऑनर, वास्तविकता में शिशपाल जी अपने स्टूडियो को आधुनिक तकनीक से लैस करना चाहते हैं, फिर उन्हें उसकी जरूरत पड़ती या ना पड़ती। जिस प्रकार से आजकल टीवी पर 1000 से भी अधिक चैनल्स आते हैं, फोन की मेमोरी 64 GB तक पहुंच गई। अब ये सुविधाएं हैं, इनका उपयोग करना न करना ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। क्यों साहब, है ना? केडी साहब, आपकी तमाम दलीलें आपके मुवक्किल को बचाने में कोई मदद नहीं करेंगी। शीशपाल जी ने ही ये 200 डेसिबल का इक्विपमेंट खरीदा था कत्ल के तहत, और जब कबीर अली उस स्टूडियो में अपना आखिरी गाना सुन रहे थे, उस वक्त इन्होंने उस मिक्सचर का वॉल्यूम धीरे धीरे चुपके से बढ़ा दिया। मैं वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकता हूँ? जज साहब, जब कबीर ने गाना सुनना शुरू किया तब मैं वॉशरूम गया था। जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो कबीर जमीन पर गिरा पड़ा था। योर ऑनर, मैं अदालत में साबित कर सकता हूँ कि मिक्सर का वॉल्यूम शीशपाल जी ने ही बढ़ाया था। कैसे? आनंद से पूछते हैं। आनंद साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपके स्टूडियो में वो जो मिक्सर है उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इंसान का वहाँ मौजूद होना जरूरी है? जी नहीं सर, हम कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से वॉल्यूम के उतार चढ़ाव की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, शीशपाल जी ने उस कंप्यूटर में पहले से ही साउंड बढ़ाने की प्रोग्रामिंग सेट कर रखी थी। वकील साहब, अगर मैंने प्रोग्रामिंग पहले से ही सेट किया होता तो उसका रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर में होना चाहिए।
आप चाहो तो मेरा कंप्यूटर चेक कर सकते हो। लेकिन शीशपाल जी, मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग जो आपने सेट की थी वो तो आपने पहले ही नष्ट कर दी होगी। आपकी कंप्यूटर के बारे में जानकारी बहुत ही अधूरी है। आपको शायद पता नहीं होगा कि अगर आप कोई चीज डिलीट करते हो, कोई डेटा डिलीट करते हो, उसका रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में होता है। तो फिर क्या जादू से ही वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ गया? मुझे क्या पता, मैंने कंप्यूटर में कोई टाइमिंग सेट नहीं की थी। योर ऑनर, उस समय स्टूडियो में शीशपाल जी और आनंद के अतिरिक्त पलक जी भी उपस्थित थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता। पलक जी, आप भी गाती थी, अच्छा गाती थी, सुरीला गाती थी, फिर अचानक संगीत की दुनिया से संन्यास क्यों ले लिया आपने? जी, वो शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई, बस इसलिए। जो करियर आपने खड़ा किया था कठिन संघर्ष करने के बाद, तो जिम्मेदारियों के चलते, उत्तरदायित्व के चलते आपने करियर छोड़ दिया। सर, दोनों में से किसी एक को तो करियर के साथ सैक्रिफाइस करना ही था ना? अच्छा, जो बात मैंने सुनी है, क्या वो सच है पलक जी की जबरदस्ती की थी आपके साथ कबीर साहब ने? वो चलते थे आपके नाम से, आपके टैलेंट से? ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है मैंने गलत सुना, किंतु अखबार में जो समाचार छपते थे आपके और कबीर साहब के बीच, ये जो अनबन चल रही थी, एक रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उन्हें नशे की लत थी, नशा करने के बाद में वो हिंसक हो जाते थे, आपको मार पीटते थे। क्या ये भी गलत है? आप जानते हैं मीडिया को तिल का ताड़ बनाकर छापने की आदत है। तिल न हो तो ताड़ कैसे बनाए? खैर छोड़िए, ये देखिए, इस तस्वीर में देखिए आपके चेहरे पर चोट लगी हुई है और आप भरकस प्रयास कर रही है इस चोट को छिपाने का। ये क्या, कैसे लगी आपको ये चोट? देखिए, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी। चलिए ठीक है पलक जी, मान लेते हैं कि कबीर साहब के साथ आपका वैवाहिक संबंध बिल्कुल ठीक ठाक था, राजी खुशी थे आप दोनों, और आपने अपनी इच्छा से ही संगीत से संन्यास लिया। जी हाँ। तो फिर ये बताइए कि कुछ 6 महीने पहले मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट, उनके पास आप गई थी तलाक की मांग लेकर, कबीर साहब से डिवोर्स चाह रही थी आप, ऐसा क्यों? योर ऑनर, नोट करने वाली बात है कि ये जो तस्वीर है इनकी, ये भी 6 महीने पुरानी है। क्यों, बताइए ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, वो चोट कबीर की ही पहुंचाई हुई थी, और गुस्से में आके मैंने वकील से कांटेक्ट किया था, लेकिन कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुझसे माफी भी मांगी और दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, इस बात का प्रॉमिस भी किया। मैंने उसे माफ कर दिया था, और आप अपने एडवोकेट मित्र से पूछ सकते हैं क्या उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया या मैं उनसे मिलने गई? कहीं ऐसा तो नहीं पलक जी कि इस बात को लेकर भी कबीर साहब ने आपको धमकाया हो, इसी कारण आप दोबारा उस वकील से मिलने नहीं गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 महीने आप योजना बनाती रही कबीर साहब से छुटकारा पाने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन स्टूडियो में आपको अवसर मिल गया और आपने उस मिक्सर की जो क्षमता है वो 200 डेसिबल तक पहुंचाकर कबीर साहब की हत्या कर दी? What? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी साहब एक सम्मानित नागरिक पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं झूठ बोल? योर ऑनर, मैं और झूठ बोलूंगा, वो भी अदालत में? और आनंद ने अपने कथन में कहा था कि पलक जी के कहने पर शिशपाल जी ने वो मिक्सर खरीदा था, आपके कहने पर खरीदा था? हाँ, लेकिन मैंने तो वो सिर्फ बात में कह दिया था। या फिर शिशपाल जी के इस मिक्सर का फायदा उठाकर आपने अपनी योजना को फलीभूत किया? What nonsense! आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपके पास कारण था कबीर साहब की हत्या करने का। उस दिन जब शिशपाल जी बाथरूम गए, आपने मिक्सर का डेसिबल बढ़ाया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन मैं म्यूजिक उपकरण के बारे में कुछ जानती ही नहीं। उसका वॉल्यूम कैसे घटाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता। अद्भुत बात है, आप इतने वर्षों से प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं। ये जानकारी अगर आपके पास नहीं तो किसके पास होगी? देखिए मिस्टर केडी, मैंने कबीर को
इस इंडस्ट्री में वापस लाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। घर, यहाँ तक कि अपने गहने भी गिरवी रख दिए सिर्फ उसकी सफलता के लिए। मैं गुरुजी के पास गई ताकि सारे म्यूजिक उपकरण अपडेट किए जा सके। अगर मेरा इरादा कबीर का खून करने का होता तो मैं ये सब करती ही क्यों? बताइए आप, क्यों करती मैं ये सब? मैंने इतने सालों तक कबीर का टॉर्चर सहा, लेकिन अब जब कबीर सुधर रहा था, वो खुद कोशिश कर रहा था सुधरने की, तब मैं उसे क्यों मारती? क्यों मारती मैं उसे? बताइए आप। लगता है केडी साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम ही लगा रहे हैं। योर ऑनर। केडी, आपको अपनी बात साबित करने के लिए अदालत के सामने पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। ये जानकारी जितनी दिलचस्प है उतनी आश्चर्यजनक भी। समझ रहा हूं मैं कुछ कुछ। योर ऑनर, कल रात मैंने ध्वनि की बारीकियों को समझने के लिए कुछ प्रयोग किए जो सफल रहे। अब मैं अदालत में ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कबीर अली की हत्या कैसे की गई। वरुण, इस मिक्सर के जरिए मैं अदालत में 200 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करूंगा योर ऑनर, जो प्रोसिक्यूटर महोदय के अनुसार जानलेवा है, प्राणघातक है। क्यों ना ये प्रयोग हम प्रोसिक्यूटर साहब पर ही करें, क्योंकि इन्हें विश्वास दिलाना महत्वपूर्ण है योर ऑनर। ये क्या बेहुदा मजाक है योर ऑनर? केडी साहब जी, आपको मालूम है कि आप मुझसे केस हारने वाले हैं, तो इसलिए आप क्या मेरी जान ही ले? अरे नहीं, बड़े आपके दुश्मन जहां साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे भी आप इतनी आसानी से नहीं मरोगे। नहीं, मेरा मतलब है मैं ये प्रयोग स्वयं पर कर लेता हूँ। ये जो मिक्सर है, ये यहाँ इसका कंट्रोल है, इसके द्वारा आप ध्वनि 200 डेसिबल तक बढ़ाते जाएं। चलिए अब अपने हाथों, कुर्सी ले आ वरुण, अपने हाथों से मुझे ये हेडफोन पहना दीजिए। आइए पीछे से। केडी, केडी, साहब, केडी, 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 तुम इस तरह हमें छोड़ के नहीं जा सकते। गया नहीं हो जा सकता हूँ। अदालत में अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। ये क्या बेहुदा मजाक है जज साहब? केडी, आप ठीक तो हैं ना? जी योर ऑनर, मैं ठीक हूँ। क्षमा चाहता हूँ इस प्रदर्शन के लिए। योर ऑनर, जैसा कि अभी अभी मैंने अभियोग पक्ष महोदय की सहायता से स्वयं पर 200 डेसिबल की ध्वनि का प्रयोग किया, ये प्रमाणित करने के लिए योर ऑनर की ध्वनि से कभी किसी की हत्या नहीं की जा सकती। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक होती है कि ध्वनि हमारे शरीर पर असर तो करती है, लेकिन हमें मार नहीं सकती। योर ऑनर, हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं,
जिन्हें अंग्रेजी में मैलियस, इंकस और स्टेपस कहते हैं। तेज ध्वनि सुनते ही ये हड्डियां सिकुड़ जाती हैं और उस तेज ध्वनि को हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए योर ऑनर, मैंने ये प्रदर्शन अदालत में किया। योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि बहस को आगे बढ़ाने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय ले ली जाए। एब्सोल्युटली योर। इजाजत। डॉक्टर साहब, केडी ने जो साइंटिफिक एविडेंसेस अदालत के सामने पेश किए हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? केडी इज एब्सोल्युटली राइट। आपका कहने का मतलब है कि कबीर की मौत ध्वनि से नहीं हुई? नहीं, साउंड ही इनकी मौत की वजह है। तेज साउंड की वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। डॉक्टर, मैं कुछ समझा नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि तेज ध्वनि की वजह से मौत नहीं हो सकती, दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि तेज ध्वनि की वजह से कबीर अली की मौत हुई। आखिर सच क्या है? सच ये है कि कबीर के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने काम नहीं किया। किंतु डॉक्टर साहब, उस ध्वनि ने कबीर साहब के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे पार कर ली? क्या वो अस्वस्थ थे? कबीर का शरीर स्वस्थ था, ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता, पर हां, कबीर के कान में मौजूद हड्डियां तेज ध्वनि के जोखिम स्तर के बावजूद सिकुड़े नहीं थे। तो देख लिया केडी साहब, कबीर की मौत ध्वनि से ही हुई है। आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। योर ऑनर, फोरेंसिक्स डॉक्टर के इस रहस्य उद्घाटन ने मुझे भी स्तब्ध कर दिया है। मैं इस मामले की जांच करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। ठीक है केडी, मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूं। यह अदालत तब तक के लिए मुलतवी की जाती है। Excuse me, Katie's. योर ऑनर, कबीर अली साहब बिल्कुल स्वस्थ थे। उसके बाद भी उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने काम क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं शिशपाल जी के सहायक आनंद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। आनंद, आप गायकों का और संगीतकारों का स्टूडियो से आने जाने का प्रबंध किया करते हैं, तो क्या कभी आपने कबीर साहब के कहीं जाने का प्रबंध किया था? हाँ, एक बार मैं उन्हें रिकॉर्डिंग के दौरान डॉक्टर के पास ले गया था, पलक जी के कहने पर। तो पलक जी, कबीर साहब का स्वास्थ्य उस दिन बिगड़ गया था। कौन से वैद्य के पास भेजा था आपने उन्हें? जी, कबीर ENT स्पेशलिस्ट के पास गए थे। ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो क्या उन्हें संभवतः ईयर में, कानों में कोई दिक्कत आ रही थी? तो ये जिस डॉक्टर के पास आपने भेजा था उन्हें, वो व्यक्ति कौन है, जरा अदालत को बताएंगे? जब मेरा खुद का भाई ENT स्पेशलिस्ट है, तो मैं कबीर को किसी और के पास क्यों भेजूंगी? हाँ, ये बात तो है। जब घर ही में काम हो जाए तो किसी को बाहर क्यों भेजना? सुना है कि आपके भाई साहब जो थे, उनकी बनती नहीं थी कबीर साहब के साथ, और वो ये जो विवाह आपका हुआ कबीर साहब के साथ, उसके भी विरुद्ध थे, और इस विषय पर कबीर साहब के साथ वाद विवाद भी हुआ था। सच है ये बात? विवाह किया था आपकी बहन ने कबीर साहब के साथ। क्या आपने इस बात को, इस विवाह को अपना समर्थन दिया था? खुश थे आप इस बात से? नहीं, मेरी बहन ही मेरा परिवार है, और कबीर दूर दूर तक उसके लायक नहीं था। मैंने पलक को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और कबीर से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ही कबीर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें कितनी बार समझाया कि कबीर को डाइवोर्स दे दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, और ना ही कभी वो सुधर। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ। ये तुम्हारी बहन नहीं, मेरी पत्नी है। Get out! कबीर, ये क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करो भैया से। कल की मार हजम हो गई शायद, और पिटना है? औरत पे हाथ उठाता है? भैया
तो आपने अपनी बहन पलक की समस्या ही हल कर दी कबीर साहब की हत्या करके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी साहब एक सम्मानित डॉक्टर का अपमान कर रहे हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदय के लिए तो मेरे मुवक्किल शिशपाल जी के अतिरिक्त यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति सम्मानित है। आप कृपया इन्हें आदेश दें कि मुझे बीच में न टोकें। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, कबीर साहब की जेब से कान में डालने वाली दवा ईयर नेक्टर की ये शीशी मिली। इसे हमने लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा। जो रिपोर्ट वहां से हमने पाई उसके अनुसार इसमें कानों में डालने वाली दवा नहीं थी योर ऑनर, बेंजोपेन था, जिससे कान की छोटी हड्डियां नकारा हो जाती है। एक मिनट, इसे कृपया विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, बेंजोपेन नामक ये रसायन मनुष्य के कानों पर क्या असर करता है, ये कृपया अदालत को बताएं। ये रसायन कानों को सुन कर सकता है, पर इससे सुनने की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। और हाँ, इस रसायन की वजह से कान के कुछ हिस्से नकारा हो सकते हैं। कुछ हिस्से नकारा हो जाते हैं से अर्थ है आपका जैसे कि कान की रक्षा करने वाली वो छोटी छोटी हड्डियां। इस केमिकल की वजह से तेज साउंड आने पर भी ये बोन्स दिमाग की रक्षा नहीं कर सकती। और रक्षा के अभाव में तेज ध्वनि मनुष्य के मस्तिष्क को आघात पहुंचा सकती है। ऑर्डर। डॉक्टर साहब, अगर ये बात सही है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप ये क्यों नहीं पकड़ पाए? योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब के इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। वास्तविकता में बेंजोपेन शरीर के अलग तत्वों से बड़ी सरलता से घुल मिल जाता है, जिसके कारण फोरेंसिक के डॉक्टर उसे पकड़ नहीं पाए। ठीक कह रहा हूं? केडी इज एब्सोल्युटली राइट। योर ऑनर, कबीर साहब की मृत्यु का कारण कान की दवा की ये बोतल है। कबीर साहब को मारने का, उनकी हत्या करने का ये षड्यंत्र दो लोगों ने रचा था। पलक, जो कबीर साहब से तंग आ चुकी थी, छुटकारा पाना चाहती थी, और पलक की सहायता की उनके भाई साहब डॉक्टर समीर अस्थाना ने कान की दवा की इस बोतल में बेंजोपेन मिलाकर, जिसके कारण कबीर साहब की कान की हड्डियां नकारा हो गई, उनकी रक्षात्मक क्षमता खत्म हो गई। इस षड्यंत्र के दूसरे चरण को अंजाम दिया पलक ने रिकॉर्डिंग के आखिरी दिन पर मिक्सर का वॉल्यूम 200 डेसिबल तक बढ़ाकर। ऑर्डर। केडी साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, केमिस्ट नहीं। मेरा काम है दवा लिख के देना, और जिस दवा को आप अदालत में सबूत बनाकर पेश कर रहे हैं, वो दवा मैंने कबीर को प्रिस्क्राइब की थी, दी नहीं थी। कबीर ने वो दवाई बाहर किसी केमिस्ट से ली थी। उसमें बेंजापेन कहाँ से आ गया मैं नहीं जानता। क्या सबूत है आपके पास इस बात का कि आपने दी नहीं थी? ये आप आनंद से पूछ सकते हैं, वो वहीं पे था, या फिर मेरी सेक्रेटरी अलीशा से पूछ लीजिए। कबीर ने उससे ये भी पूछा था कि बाहर केमिस्ट खुला है कि नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, केडी साहब शीशपाल जी को बचाने के लिए उल जलूल दलीलें पेश कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने जो भी सबूत दिए हैं वो अंत में गलत साबित हुए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है अदालत में योर ऑनर? क्या बात है केडी साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अपनी मूर्खता पे मुस्कुरा रहा था। आपने मान लिया कि आप गलत थे? हाँ, बहुत बड़ी भूल की है मैंने। अब देखिए ना, हर प्रश्न का उत्तर मेरे सामने था, मैं ही इन्हें अनदेखा कर रहा था। बताता हूँ। शिशपाल जी, कितने वर्षों से आनंद जो आपके सहायक हैं, आपके साथ कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 4 साल 2 महीने। तकरीबन उतना ही समय से काम कर रहे हैं। 4 साल 2 महीने। तब से जब से पलक जी आपके साथ गाना गाती थी। तो ये बताइए शिशपाल जी कि इतने वर्षों से आनंद आपके साथ है, कभी आपने उसे मौसीकी गायक की क्यों नहीं सिखाई, गायिका उसे? योर ऑनर, केडी साहब मुद्दे से भटक रहे हैं। मृत्युंजय झा साहब, इस केस का रहस्य आनंद के काम से ही जुड़ा हुआ है, आप कृपया बीच में न टोकें। बताइए शिशपाल जी, क्यों नहीं सिखाई आपने गायकी आनंद? उसे कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, और वो जिस तरह से बोलता है वो तो गाएगा कैसे?
अच्छा, तो जब उसने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, रुचि ही नहीं दिखाई, तो फिर रियलिटी शोज में भाग कैसे लिया उसने? हाँ? आपको इस बात का ज्ञान नहीं है ना नहीं। कि उसने रियलिटी शोज में भाग लिया? नहीं। आनंद, किस किस रियलिटी शो में भाग लिया आपने बताएंगे? देखिए, झूठ मत बोलिएगा, मेरे पास उस हर रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग है। जी, म्यूजिकल आइडल, म्यूजिकल आइडल, गाना और बजाना, गाना और बजाना, म्यूजिकल आइडल 2, म्यूजिकल आइडल 2। मेरा संदेह सही निकला आनंद, मतलब वो हर शो जिसमें पलक जी जज थी। दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन मेरी आंखों को नहीं। मैंने देखा कि जब जब तुम पलक जी को देखते हो तुम्हारे अंदर एक उत्तेजना सी भर जाती है। योर ऑनर, मैंने पलक अली जी के हर शो की रिकॉर्डिंग देखी और अनेक स्थान पर मुझे आनंद दिखाई दी। मैंने इस बात को महत्व नहीं दिया ये सोचकर कि शिशपाल जी ने इन्हें किसी कार्य के लिए भेजा होगा, किंतु जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मेरी नजर आनंद पर गई। आनंद उस हर जगह उपस्थित था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, केमिस्ट के पास, डॉक्टर अस्थाना के क्लिनिक में, और शिशपाल जी ने मेरे संदेह को विश्वास में बदल दिया ये कहकर कि इन्होंने आनंद को उन रियलिटी शोज में नहीं भेजा था। तो क्यों हिस्सा लिया आपने उन रियलिटी शोज में? मैं बताता हूं, उन रियलिटी शोज में हिस्सा लेना, शिशपाल जी का सहायक बनना, इन सारे कार्यों के पीछे एक ही कारण था, पलक अली। और इसी कारण से तुमने कबीर अली की हत्या भी की है। योर ऑनर, किसी का प्रशंसक होना कोई बुरी बात नहीं, किंतु जब यह प्रशंसा, यह सम्मान सनक बन जाए तो तकलीफ हो जाती है, घातक बन जाती है। और ऐसा ही इस केस में हुआ। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं आनंद जी? देखिए, मैं पलक का प्रशंसक नहीं हूं, मैं पलक से प्यार करता हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। पलक के लिए मैं गांव छोड़कर यहाँ आया। पलक के लिए मैंने गुरुजी के यहाँ नौकरी की, लेकिन एक दिन अचानक से एक गंदा नालायक इंसान कबीर पलक की जिंदगी में आया। पलक ने उससे शादी कर ली। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि अगर पलक की खुशी से मैं तो यही सही। मैं गुरुजी के यहाँ नौकरी करता रहा। पलक वहां बीच बीच में आती थी। इस बहाने पलक को देखने का मौका मिल जाता। कबीर बहुत ही गंदा इंसान। उसने गुरुजी से झगड़ा कर लिया। चोरी हो गया। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल जा, कुछ चखना बना लेके आ, जा। कबीर, तुम शराब पी रहे हो स्टूडियो में, काम की जगह पर? अरे ये मेरा मंदिर है, मंदिर। यहाँ पर मैं पूजा करता हूँ। अरे होगा ये आपका मंदिर, लेकिन मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं स्टार हूँ, स्टार। बाहर निकलो यहाँ से। आओ। नहीं करना मुझे आपके साथ काम। पलक ने स्टूडियो में आना बंद कर दिया। मैं पागल हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पलक को कैसे मिलूं, कहां से देखूं। फिर मैंने हर उस रियलिटी शो में पार्ट लिया जिसमें पलक जज हुआ करती। इस बहाने मुझे पलक को देखने का मौका मिलता था। लेकिन कबीर ने उसका म्यूजिकल करियर भी चौपट कर दिया। एक दिन पलक स्टूडियो में आई। पलक को गुरुजी के सामने कबीर के करियर के लिए भीख मांगते देखना मुझसे देखा नहीं। आप भी जानते हैं गुरुजी,
उसके इस डूबते हुए करियर को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। आपके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। प्लीज गुरुजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा। पलक को ये गिड़गिड़ाते देखना मुझे सहन नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कबीर को मारने का फैसला किया। चल जा, पानी ले गया। कबीर मिक्सिंग हो चुकी है, गाना सुन लो तुम। मेरे दिमाग में आया कि मैं 200 डेसिबल की क्षमता वाला म्यूजिक कंसोल और बेंजोपिन रसायन की मदद से कबीर की हत्या कर सकता हूँ। ऐसा मैंने एक इंग्लिश पिक्चर में देखा। डिफेंस प्रेस चलो। आनंद ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। कबीर अली की हत्या करके इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों को खराब किया है। लिहाजा ये अदालत आनंद माथुर को मृत्यु दंड की सजा सुनाती है। और शिषपाल शास्त्री को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। झा साहब, सुना था कि आपको कहीं जाना था, जिसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लिया। अजय, गाना वाना गाते हैं या नहीं? नहीं बाबा, मैं नहीं गाता। झूठ मत बोलिए झा साहब, बाथरूम में तो गाते ही होंगे, हम सब गाते हैं। योर ऑनर, कोर्ट की इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने पहली बार देखी। देश के इतने बड़े वकील केडी पाठक साहब, उन्होंने अपने मुवक्किल से झूठ बोलवाया सिर्फ अपना केस जीतने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे भी सच की लड़ाई लड़ने वालों को झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। पाठक साहब, बड़ी बड़ी बातों से क्या होता है? और योर ऑनर, बड़ी बड़ी बातें करना कोई इनसे ही सीखे। मिलोड, ये हरिया कोर्ट में दोहराने के लिए तैयार है कि किस तरह पाठक साहब ने उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया, वो भी सिर्फ केस जीतने के लिए। क्या पाठक साहब ने तुम्हें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था? मैं वो उस दिन। बोलो। घबराओ मत हरिया, लो पानी पियो। अब अदालत के सामने सच सच बताओ। चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है। बताओ क्या हुआ था उसे। हरिया,
योर ऑनर, एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दीजिए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इज नो मोर, इज नो मोर। सर, हरिया को जहर दिया गया था। आपने देखा उसके मुंह से कैसे झाग निकल रहा था? संभवतः जहर उस पानी में था जो मैंने उसे पिलाया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बीच अदालत में उस पानी में जहर आया कहां से? मैं समझाता हूं कैसे छूटी हरिया के सांसों की डोर। ये बताने आ गए हैं इंस्पेक्टर राठौर। फॉरेंसिक की अगर माने तो जहर इसमें था। ये तो मेरा रुमाल है। ये कैसा बेहुदा आरोप है इंस्पेक्टर राठौर? भरी अदालत के सामने पाठक साहब ने इस रुमाल से उस लाश को पहुंचा था। और फिर वही पानी तुमने हरिया को दिया। आई एम सॉरी टू से, बट यू आर अंडर अरेस्ट। सर, अदालत ने आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए मिस्टर कृष्णमूर्ति का नाम दिया। वीएन कृष्णमूर्ति पगला गए? मेरे ही बैच में था कृष्णमूर्ति, 2 बार फेल हुआ था। मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। सर, ये केस कहां से कहां पहुंच गया? योर ऑनर, मैं हरिया के पक्ष में ये केस लड़ रहा हूं इस कारण कि मुझे पूरा विश्वास है ये निर्दोष है। इनके मालिक जगत राम की हत्या में इनका कोई हाथ नहीं। आराम से पाठक साहब, आराम से। फैसला मत सुनाइए, उसके लिए जज साहब है ना। हम और आप मिलकर सिर्फ यहाँ सच को बाहर लाने की कोशिश करें तो ही बेहतर होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पहले गवाह को सुनते ही आपको हरिया का असली चेहरा पता चल जाएगा। योर ऑनर, गुनाह पे से पर्दा उठाने के लिए मैं अपने पहले गवाह जगत राम के भाई मंगत राम को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। तो बताइए मंगत राम जी, घटना के दिन जो कुछ भी हुआ वो सब बताइए। सर, उस दिन मैं अपने भैया के साथ उनके कमरे में बैठा था। हम लोग हिसाब कर रहे थे। क्योंकि हमारा हीरो का कारोबार है तो हर एक लेन देन का सही सही हिसाब रखना पड़ता है। और वहां पर उस दिन अचानक हरिया आ गया। अरे ये क्या है? कल मैंने तुझे जो सेट दिया था उसका हिसाब किताब नहीं लिखा इसमें। ऐसी लापरवाही कैसे करता है मंगत तू? साहब जी, वो अगले महीने अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं पहले ही 2 शादी कर चुका हूँ, अभी मुझे 3री शादी नहीं करनी। साहब जी, मेरे गांव का ही लड़का है, आपसे थोड़ी पैसे की मदद चाहिए थी। मैं ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद और 2 दिन की छुट्टी दे सकता हूँ, इसके अलावा फुट्टी कोड़ी नहीं है मेरे पास। साहब जी, अगर थोड़े से पैसे मिल जाते। वो क्या है ना, लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अरे बहरा है क्या? अभी मैंने क्या बोला तुझे? चल निकल यहाँ से, वरना तेरी छुट्टी भी कैंसिल कर दूंगा। भैया, बेचारा अपने बेटी की शादी कर देगा। कुछ हजारों की बात है ना, दे देते। छोटे, तू चुप कर। इस घर के और इस कारोबार के फैसले मैं करता हूँ। कब क्या करना है और क्या नहीं करना है मुझे समझाने की कोशिश मत कर। उसको समय पर तनख्वाह देता हूँ, अपनी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर करे अपनी बेटी की शादी। और वैसे भी मानकर त्योहार नहीं मनाए जाते। अरे बाप बता, अगर कल पैसे लेकर भाग गया तो क्या करेगा तू? नहीं नहीं साहब जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, बच्चे की शादी के लिए ही मांग रहा हूँ। साहब जी, आप मदद कर दीजिए वरना ये शादी टूट जाएगी। छोटू, इसे बाहर भेज वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं बोलता हूँ भैया। हरिया, तुम चलो चलो। भैया वो हाँ, पैसे लाया तू? हाँ, लेकर आया। ये रहा। हिसाब तरीके से किया कर मंगत। 1 0 भी इधर से इधर हो जाती है तो लाखों की हेरा फेरी हो जाती है। भैया, मैं तो ध्यान दे रहा हूँ ना भैया, कभी कभार कोई गलती हो जाती है। अरे तुझे जाने के लिए कहा था, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? साहब जी, मैं फिर से विनती करने आया था, आपके अलावा मेरी और कोई उम्मीद नहीं है। साहब, थोड़ा मदद कर दीजिए ना। अभी करता हूँ तेरी मदद। अगर दोबारा इधर नजर आया ना
तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था। कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? कुछ काम के नहीं हो तुम लोग, कोई भी काम होश में नहीं करते। नहीं कब करेंगे। तिजोरी में कितने रुपये? 50 लाख। इस पॉइंट को गौर किया जाए योर ऑनर। ये हरिया जिसे कुछ 1000 रुपए की जरूरत थी, उसने अपनी आंखों से जगत राम को तिजोरी के अंदर 50 लाख रुपए रखते हुए देखा। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, तिजोरी भर दी और बाकी का दिन रोज की तरह गुजरा। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब थी। भैया को सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन उस दिन वो देर तक सोते रहे। इसलिए छोटी भाभी चाय लेकर उन्हें जगाने गई। एक मिनट। छोटी भाभी यानी उनकी दूसरी बीवी, राइट? फिर सर हमने पुलिस को फोन किया और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। ये कमरा किसका है? मेरा है साहब। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जगत राम की मृत्यु जहर खाने की वजह से हुई। वो जहर जो उनके बिस्तर के पास पड़े दूध के गिलास से मिला। अच्छा एक बात बताइए, आपके भाई को सोने से पहले दूध पीने की आदत थी? जी सर, आज से नहीं काफी सालों से। अच्छा ये बताइए कि ये गर्म दूध उन्हें कौन देता था? घर का नौकर हरिया। सुना आपने पाठक साहब? हीरो का कारोबार करने वाले जगत राम ने हरिया को आर्थिक रूप से मदद करने से इनकार कर दिया। हरिया जानता था कि तिजोरी के अंदर रुपये थे और चाबी तकिए के अंदर। नतीजा, जहर वाला दूध, तिजोरी खाली और रुपये हरिया के कमरे से मिले। पाठक साहब, इससे ज्यादा सिंपल और साफ और क्या हो सकता है? हाँ? योर ऑनर, ये खून हरिया ने ही किया। देसाई साहब, अक्सर देखा गया है कि अदालत में जो बहुत ही स्पष्ट और सरल दिखाई देता है, उसके पीछे ही एक उलझी हुई कहानी होती है। आपको आपत्ति ना हो तो आपके गवाह से चंद प्रश्न कर लूं? आप प्लीज। बिल्कुल, धन्यवाद। मंगतराम जी, आपने अपने कथन में अदालत को बताया कि आपके भाई साहब जगत राम जी की हत्या उनके शयन कक्ष यानी कि उनके बेडरूम में हुई। जी सर। ये बताइए कि ये बात सत्य है जो अभी अभी आपने कहा 2 पत्नियां? जी सर। क्षमा चाहता हूँ मंगतराम जी, बोलने में जरा विचित्र लगता है। 2 पत्नियां होते हुए भी अकेले सोते थे आपके भाई साहब? दरअसल सर, हमारे यहाँ पर दोनों भाभीयों के अपने अपने अलग कमरे हैं और अलग अलग नौकर भी। अच्छा। तो जिस रात हत्या हुई उस रात उनके शयन कक्ष का द्वार खुला हुआ था? यस सर, भैया अपना दरवाजा कभी बंद नहीं रखते थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। भैया कभी अपने शयन कक्ष का द्वार बंद नहीं करते थे, यानी कि दरवाजा खुला रहता। तिजोरी उनके कक्ष में थी। तिजोरी की चाबियां अपने तकिए के नीचे रखते। हत्या के बाद योर ऑनर, तिजोरी पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। ऐसे में केवल हरिया पर संदेह करना ये तो उचित बात नहीं। उचित होगा मिलॉर्ड, क्योंकि तिजोरी की चाबी कहाँ होती है ये सबको पता था, लेकिन तिजोरी के अंदर कितने रुपये हैं ये हरिया के अलावा और कोई नहीं जानता। सही है ना मंगत जी? बिल्कुल सर, हमारे अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी। ये तो हरिया भी अचानक आ गया तो इसलिए उसने देख लिया, वरना भैया पैसों की बात कभी किसी के सामने नहीं करते थे। सुना पाठक साहब, और बाकी रहा फिंगरप्रिंट का सवाल, तो उसे मिटाना कितना मुश्किल है। और ऑब्वियसली जगत राम के कमरे में होते उसकी तिजोरी को हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल है।
इसलिए पैसों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जगत राम को मौत के घाट उतारना जरूरी था। हरिया ने ठीक बिल्कुल वही किया और उसने रात को जगत को पीने वाले दूध में जहर मिला दिया। घूर क्या रहा है? चल निकल यहां से। और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हरिया कमरे में आया। तब तक जगत जी ने दम तोड़ दिया था और उसके लिए पैसे चुराना बहुत ही आसान था। क्या बात है देसाई साहब, कुछ और हो न हो कहानी बहुत अच्छी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जासूसी पुस्तक से कुछ पन्ने निकाले गए हैं। मैं आपको स्मरण करा दूं कि अदालत में 4 कड़ियां जोड़ के या कहानी बनाकर नहीं, केवल सत्य और साक्ष्य के बिना पर निर्णय लिया जाता है। योर ऑनर, सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हरिया को चोरी ही करनी होती उन रुपयों की तो इन्हें हत्या करने की आवश्यकता नहीं थी। ये जगत राम जी के दूध में सोनी की दवा मिलाते, उन्हें सुला देते और बड़ी सरलता से चोरी कर लेते। इसका अर्थ ये है कि जिसने भी जगत राम जी की हत्या की है वो जगत राम जी की हत्या करना चाहता था। और यही उद्देश्य हरिया का भी था। पाठक साहब, एक तीर और 2 निशान। जगत राम ने उसकी जो बेइज्जती की थी उसका बदला भी ले लेता और आसानी से पैसे भी चोरी कर लेता। नहीं देसाई साहब, ये बताइए कि अगर हरिया को इस बेइज्जती का इतना ही मन दुख होता तो इतने वर्षों से उस घर में घुट कर क्यों जीते? नौकरी छोड़ भी सकते थे। और फिर चोरी की, हत्या की, मान लेते तो भागे क्यों नहीं? भाग भी सकते थे। और फिर चोरी किए हुए पैसे इन्होंने अपने ही कक्ष में छिपाया। ऐसी मूर्खता ये क्यों करेंगे, जबकि ये जानते होंगे कि अगर पैसे वहां तिजोरी से लापता मिले तो घर की छानबीन होगी, इनका कक्ष भी टटोला जाएगा और अगर इनके कक्ष में रुपए मिले तो संदेह है इन पर आएगा। इसका अर्थ ये होता है यार कि हत्यारा जो भी है वो चाहता था कि इसका आरोप हरिया पर आए। देखिए पाठक साहब, नहीं देसाई साहब, धीरज रखिए, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। हरिया जी कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं? जी 4th पास हूँ साहब। योर ऑनर, आपके मेज पर जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट रखी हुई है उसके अनुसार जगत राम जी की हत्या मैकिनाइन नामक विष देकर की गई है। योर ऑनर, सोचने वाली बात है योर ऑनर कि एक साधारण सा 4th कक्षा पास व्यक्ति ऐसा विष कहां से लाएगा जो अधिकतर देशों में बैंड है, दुर्लभ है और जिसका प्रयोग अवैध है। बड़े दुख की बात है केडी साहब कि बैंड चीजें शोरूम में सजाकर बिकती नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से हर जगह पे मिलती है। उसे पाने के लिए पढ़ाई नहीं, पैसे चाहिए। हाँ, लेकिन वही तो नहीं थे हरिया जी के पास। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि जगत जी की हत्या किसी एक व्यक्ति ने नहीं, लोगों ने मिलजुल कर की है। तो मंगत जी, आपके कथन के अनुसार जगत जी जो थे वो पक्के व्यापारी थे, पैसों को इधर उधर करना, घुमाना फिराना इत्यादि इत्यादि। तभी तो योर ऑनर जगत राम जी ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली। पैसों के बूते सर बड़ा ऊपर रखकर घूमते थे और ये तो आम जानकारी है योर ऑनर कि पैसों के साथ साथ मनुष्य दुश्मन भी कमाता है। योर ऑनर, दूध के गिलास पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। एक जगत राम जी, दूसरा हरिया और तीसरा घर का बावर्ची किशन। फिर कैसे? अद्भुत बात है देसाई साहब, इस केस के शुरुआत में आप ही ने कहा था कि उंगलियों के निशान मिटाना बहुत ही सरल होता है। योर ऑनर, मैं घर के बावर्ची किशन को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। उस रात रसोई में जब आप दूध गर्म कर रहे थे, आपके अतिरिक्त
कोई और था? नहीं साहब, लगभग सब सो गए थे और रसोई बंद करने से पहले आखिरी काम यही होता था, तो मैं अकेला ही था। हरिया, हरिया साहब का दूध गर्म हो चुका है, दे दो वरना वापस डांट पड़ेगी। फिर मैं सोने चला गया। अच्छा, तो जाइए बैठिए ना, खड़े क्यों? योर ऑनर, बावर्ची का स्वर इतना ऊंचा था कि स्पष्ट बात है घर में बाकी लोगों ने भी सुना होगा कि जगत जी को दिए जाने वाला दूध तैयार है। और अगर बाकी लोगों ने सुना तो हत्यारे ने भी सुना। हत्यारा ये भी जानता होगा कि जगत जी को रात को दूध पीने की आदत है। तो आखिर ये खूनी है कौन केडी? यही तो जानना है, किंतु ये जानने से पहले ये जानकारी प्राप्त करनी है कि उस रात उस घर में कौन कौन उपस्थित था जिसका जगत जी के मरने से लाभ होता था, और उन सदस्यों में से कौन सदस्य ऐसा था जो मैकिनाइन जहर प्राप्त कर सकता। एक मिनट, जगत के पैसे घर के पैसे थे, फिर घर वालों को उसको चुराने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हरिया को थी। और रही बात जहर की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अवैध तरीके से जहर खरीदा भी जा सकता है। योर ऑनर, पाठक साहब बेकार की बातों में उलझा कर अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए, ना ये कि हरिया निर्दोष है, ना ये कि हरिया ने दूध में जहर नहीं मिलाया, और ना ये कि जगत के मरने के बाद हरिया वापस रूम में गया था। दरअसल बात यह है कि हरिया वापस रूम में गया, उसने तकिया फाड़ा और उसमें से चाबी निकाली। नहीं, जब मैं वापस गया था तो फाड़ा हुआ तकिया पहले से ही नीचे पड़ा हुआ था। एक मिनट, इसका मतलब ये कि फाड़ा हुआ तकिया जमीन पर पड़ा था। तो तुम मानते हो कि पैसे चोरी करने के मकसद से तुम जगत के रूम में वापस गए थे? योर ऑनर, ये हरिया अपनी जान बचाने के लिए अदालत में झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसे चोरी और खून के इल्जाम में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। जज साहब, मैं तो वही कह रहा था जो वकील साहब ने बोला है। शांत हो जाइए आप लोग। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पाठक साहब? एक मुकदमा जीतने के लिए आपने अपने मुवक्किल से झूठ बुलवाया? योर ऑनर, ये सत्य नहीं है। यही सच है पाठक साहब। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अदालत में झूठी गवाही पेश करने के लिए केडी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस अदालत के लिए काफी शर्म की बात है कि केडी जैसे जाने माने इज्जतदार वकील इस मुकदमे को जीतने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाएं। लेकिन बस केडी, बस, बहुत सुन लिया। अब तुम्हें जो भी बोलना है अगली हियरिंग में बोलना। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। जज साहब, मैं तो वही कह रहा था जो वकील साहब ने बोला है। इस अदालत के लिए काफी शर्म की बात है कि केडी जैसे जाने माने इज्जतदार वकील इस मुकदमे को जीतने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाएं। बस केडी, बस, बहुत सुन लिया। अब तुम्हें जो भी बोलना है अगली हियरिंग में बोलना। हारने के डर से जो मन में आया अदालत में कह दिया। अब आपके कथन का क्या परिणाम होगा ये जानते हैं आप? कितना गंभीर आरोप लगाया गया मुझ पर। मैं अदालत में आपको बचाने का प्रयास कर रहा था, आपको निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था। और क्या कहा आपने अदालत में? क्या आपने झूठ बोला मेरे कहने पर, मेरे उकसाने पर? मैंने अपने फायदे के लिए आपको झूठ बोलने को कहा। आप वापस कमरे में गए थे, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? संभवतः आप ही ने हत्या की और वो चोरी भी आप ही ने की। नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस बहुत डर गया था। मैंने वाकई कोई खून नहीं किया सर। अदालत न्याय का मंदिर होता है और न्यायालय में कोई सच को लेकर खिलवाड़ नहीं कर सकता जैसा कि आपने किया है।
और आपने जो किया है उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। जो झूठ आपने बोला है, अब आप देखिए मैं अदालत में क्या करता हूं। सबके सामने सच को लाऊंगा। वरुण, किसी भी हाल में हमें सच की तह तक पहुंच के सच को सबके सामने लाना होगा। वरुण, वो विष जिससे हरिया की हत्या हुई थी, उसका कुछ पता चला? यस सर, हरिया की मौत जिस जहर से हुई उसका नाम है मैकिनाइन। मैकिनाइन तो वही विष है जिससे जगत राम जी को भी मारा गया था। इंटरेस्टिंग। देश के इतने बड़े वकील को कटघरे में खड़ा देखना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, कानून सबके लिए एक होता है। योर ऑनर, मिस्टर पाठक पर अपने मुवक्किल से झूठी गवाही दिलवाने और फिर पकड़े जाने पर उसे जहर देकर मार डालने की कोशिश का आरोप है। तुम कुछ कहना चाहते हो केडी? योर ऑनर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझ पर लगाया गया ये आरोप निराधार है। मैंने ना हरिया से झूठी गवाही दिलवाई है, ना उसकी हत्या की। सोचने वाली बात है योर ऑनर, अगर मुझे हरिया की हत्या करनी होती तो मैं ऐसे भरी अदालत में सबके सामने उसकी हत्या करके स्वयं को क्यों फंसाता? गुस्सा पाठक साहब, गुस्सा। ठीक इसी तरह किसी ने उंगली उठाई थी। आप हरिया से बहुत नाराज है ना? योर ऑनर, अपनी बात साबित करने के लिए मैं जेल गार्ड चरण सिंह को बुलाना चाहूंगा। अच्छा चरण सिंह, जेल में तुमने हरिया और पाठक साहब के बीच की बात सुनी तो क्या कह रहे थे एक दूसरे से? और जरा अदालत को भी बताओ। जज साहब, केडी साहब बहुत गुस्से में थे और हरिया उनसे गिड़गिड़ाकर उनके सामने माफी मांग रहा था, लेकिन केडी साहब ने उसकी एक नहीं सुनी। वो हरिया पर बहुत ज्यादा नाराज थे। इतना ही नहीं जज साहब, केडी साहब ने हरिया को धमकी भी दी कि कल देखना कोर्ट में मैं क्या करता हूं। सुना योर ऑनर, पाठक साहब ने हरिया को धमकी दी कि देख अब कल कोर्ट में मैं क्या करता हूं। और क्या हुआ? दूसरे ही दिन कोर्ट में हरिया की मौत। वाह पाठक साहब वाह, कही हुई बात बखूबी निभाते हैं आप। योर ऑनर, मैं चरण सिंह से प्रश्न करना चाहूंगा। इजाजत। चरण सिंह जी, उस समय जब मैं हरिया से बातचीत कर रहा था, क्या पूरे समय आप वहां उपस्थित थे? क्या आपने पूरी बात सुनी? हाँ, मैंने सुनी है, लेकिन उस दिन मुंबई कोलकाता का मैच हो रहा था और मैं बीच बीच में स्कोर देखने जा रहा था। योर ऑनर, चरण सिंह ने आधी अधूरी बात सुनी और बात को कुछ और ही समझा। मैं हरिया से ये कह रहा था कि अगर मुझे जरा सी भी शंका हुई कि जगत राम की हत्या में उसका हाथ है तो मैं उसे अदालत में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, सत्य को सामने लाऊंगा। और सच सामने आ ही गया है ना? पानी में जहर मिलाकर तुमने हरिया को मौत के घाट उतार दिया और उस ग्लास को हाथ रुमाल से साफ कर रहे थे, वो अदालत ने देखा था। उसी हाथ रुमाल में जहर लेकर आए थे ना तुम? देसाई साहब, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जहर पहले से ही पानी में उस ग्लास में उपस्थित था और वहां से मेरे रुमाल पे लगा, तो क्या अदालत में आप इस बात को झुटला पाएंगे? फिर अदालत को गुमराह किया जा रहा है जज साहब। किसी को कैसे पता था कि हरिया को वही जहर वाला पानी दिया जाएगा और किसी को उसकी मौत से क्या मिलता? मैं भी यही कह रहा हूं यार कि वो विष भरा पानी हरिया के लिए नहीं था, मेरे लिए था। कोई मुझे मारना चाहता और सबसे विशेष बात यह है यार कि उस पानी में मैकिनाइन विष मिला था, वही विष जिससे जगत राम की हत्या हुई। मान लिया पाठक साहब कि वो जहर आपके लिए था, पर सवाल ये है कि वो जहर उस ग्लास तक पहुंचा कैसे? योर ऑनर, मैं समझता हूं कि मुझ पर आरोप है और संभवतः थोड़ी शंका भी। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे अपना पक्ष लेने के लिए कटघरे से बाहर आने की अनुमति दी जाए। इस अदालत के लिए
असली खूनी और सही मुजरिम तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं अनुमति देता हूं। योर ऑनर, मैं देसाई साहब की बात से, इनके प्रश्न से सहमत हूं। मैं भी अचंभित था कि ऐसा कैसे हुआ, किंतु फिर मेरे सहायक वरुण की सहायता से मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। योर ऑनर, जब पानी रखा गया तब साफ, गिलास भी साफ था, पानी भी साफ। तो फिर अंततः पानी में वो विष आया कैसे? हरिया की मृत्यु के बाद पुलिस ने कुछ चित्र लिए थे यहाँ। योर ऑनर, इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर गिलास पर एक ढक्कन लगा हुआ है। जब मैंने हरिया को पानी दिया था, मेरे गिलास पर भी ढक्कन लगाया था, जिसे मैंने हटाकर वहां मेज पर रखी और गिलास हरिया को दिया। किंतु हरिया की मृत्यु के बाद उस मेज से वो ढक्कन लापता हो गया। कैसे? इसकी पुष्टि करने के लिए मैं इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। राठौर साहब, कृपया अदालत को बताएं कि जिस समय हरिया की मृत्यु हुई उस समय क्या, जैसा कि मेरे ग्लास पर लगा हुआ ढक्कन, इस प्रकार का ढक्कन आपको उस समय अदालत से बरामद हुआ? सर, मिस्टर केडी पाठक की रिक्वेस्ट पर हमने अदालत की पूरी बारीकी से जांच की, लेकिन ऐसा ढक्कन हमें कहीं नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि जो विष गिलास में था, गिलास के पानी में था, वो पहले उस ढक्कन पर था। एक मिनट पाठक साहब, लेकिन जहर तो आपके रुमाल पर था ना? देसाई साहब, विष पहले ढक्कन पर था, ढक्कन पर से गिलास में गया, वहां से पानी में गया, और जब मैंने हरिया को पानी पिलाने से पहले अपने रुमाल से गिलास को पोंछा, तब वो विष मेरे रुमाल पर आ गया। समझे? नहीं समझे? एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है? अदालत में कौन है? देसाई साहब पूछना चाह रहे हैं योर ऑनर कि कौन है जो मेरी हत्या करना चाह रहा था। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है योर ऑनर, वही जिसने जगत राम जी की हत्या की, क्योंकि हत्यारा जान गया था कि हम सत्य के निकट पहुंच रहे हैं। वो मेरा मुंह बंद करवाना चाह रहा था। दुर्भाग्यवश वो पानी हरिया ने पी लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे एक बात तो प्रमाणित हो जाती है योर ऑनर कि हरिया ने जगत राम जी की हत्या नहीं की। प्रश्न वही खड़ा है योर ऑनर कि हत्यारा कौन है? अब शक की सुई किस तरफ घुमा रहे हो पाठक साहब? उसी तरफ योर ऑनर जहां सर्वप्रथम शक की सुई घूमनी चाहिए थी, और जिस पर सबसे पहले हमें संदेह करना चाहिए था। उन्हें मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा यार। जगत राम जी की पहली पत्नी सुलेखा। सुलेखा जी, कितने वर्ष पूर्व जगत राम जी से आपका विवाह हुआ था? इस साल हमारी शादी को 10 साल हो जाते हैं। 10 साल? 10 साल आपने एक व्यक्ति का साथ निभाया, अचानक उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। क्रोध आया होगा आपको। क्या कहा था आपने उस समय जगत राम जी से? मैं क्या कहती, वैसे भी वो मुझसे कहाँ कुछ कहते थे। बस उनकी मर्जी हुई और उन्होंने शादी कर ली। ये बात तो है, लेकिन सुना है ऐसा कि आप बहुत क्रोधित हुई थी, आपने जगत राम जी से बातचीत बंद कर दी थी, और ऐसा भी सुना है कि कुछ समय बाद अपने 6 साल के बच्चे को लेकर आप अपने मायके चले गए। ये सब ये बातें सच हैं या झूठ? सच है या झूठ सुलेखा जी? हाँ, ये सच है। और फिर समय पहले आपने सब कुछ भुलाकर, उन्हें क्षमा करके आप वापस लौट आए। सच है? तो मैं क्या करती? कब तक अपने मायके बैठी रहती? वापस तो मुझे आना ही था। कितने दिन पहले आप लौटी? अभी कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले या जगत राम जी की हत्या से 3 दिन पहले? हाँ, उनके मौत के 3 दिन पहले। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पति को मैंने मारा है? अपने हाथों से मैंने उन्हें जहर देके खून किया है? अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा कब कहा कि आपने उन्हें मारा है?
योर ऑनर, सुलेखा जी बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है। ये अपने पति की सहायता भी करती थी उनके हीरो के व्यवसाय में। करती थी ना सहायता उनकी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब फिर से अदालत में बात को घुमा फिरा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब जीवन जी को जहर वाला दूध दिया गया तब सुलेखा जी अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में थी। योर ऑनर, मैंने कब कहा कि सुलेखा जी ने अपने हाथों से दूध के उस गिलास में विष मिलाया? नहीं कहा ऐसा। सुलेखा जी जब जगत राम जी के साथ विवाह करके जगत राम जी के घर पधारी तो दहेज में अपने साथ एक नौकर भी लाई थी, किशन महाराज, घर का बावर्ची। संभव है कि उसी ने सहायता की हो इनकी अपने मकसद को अंजाम देने की। एक मिनट, पर वो ऐसा क्यों करेगी? वो बावर्ची का साथ क्यों देगी? योर ऑनर, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा। अब क्या है कि 10 वर्ष किसी पशु को पालो तो पशु भी वफादार हो जाता है। किशन तो इनके घर के सदस्य जैसा है। जितनी पीड़ा सुलेखा जी को थी जगत राम जी के दूसरी विवाह से, उतनी ही पीड़ा किशन को भी थी। सोचने वाली बात है और ऑनर की पिछली सुनवाई में सुलेखा जी सबसे पहले यहां आकर बैठ गई थी। हाँ दीदी बहुत पहले घर से निकल चुकी थी। ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी जगह बैठ जाइए। जज साहब तो मैं क्या करती? पति का खून हो गया और घर में पैर पसारे में बैठी रहती। मैं जल्द से जल्द ये जानना चाहती थी कि किसने उसका खून किया है। बस इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी और कुछ नहीं बस। आप शांत हो जाइए। जज साहब, मैं केडी साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वकील साहब, एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि मेरे पति का खून मैंने किया है। एक बात बताइए, उस दिन जब तकरीबन आप अपना केस हार रहे थे, हरिया करीब करीब झूठा करार हो रहा था, तो उसके बाद मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी? अगर मेरे बेगुनाह बचने का जरिया सिर्फ आप थे, तो फिर मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी? बढ़िया पॉइंट, बढ़िया, वाह। बताइए पाठक साहब, क्यों? मिस्टर केडी, आप अपने झूठे होने का आरोप शायद हटा सको, लेकिन खूनी का पता लगाने में अभी भी कामयाब नहीं हो सके हो। ये अदालत आधे घंटे की रिसेस के लिए मुलतवी की जाती है। सुलेखा सच कह रही थी। मतलब? वो हत्यारे नहीं है। सर, अगर वो हत्यारे नहीं है तो फिर और कौन है? कौन से अधिक क्यों के बारे में सोच। क्यों मुझे कोई मारना चाहेगा, जबकि केस तो मैं हार ही चुका था, हरिया फंस चुका था। क्यों मुझे मारना चाहेगा? वरुण, एक काम कर मेरा, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ध्यान से सुन। योर ऑनर, इस मुकदमे को लड़ते लड़ते जो बातें अब तक स्पष्ट हो चुकी हैं वो ये है कि जगत राम जी की हत्या विषैले दूध पीने के कारण हुई। उस समय घर में सारे लोग उपस्थित थे, किंतु आरोप हरिया पर लगाया गया। ये पाया गया कि हरिया निर्दोष था। योर ऑनर, ये सारी बातें हम देख और सुन चुके हैं। फिर से इसे दोहराकर अदालत का समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। योर ऑनर, मध्यांतर के पूर्व सुलेखा जी ने जो मुझसे प्रश्न पूछा था, मैं उसी का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंततः वो कौन है जिसने मुझे मारने का प्रयास किया और क्यों। मेरी किसी से आपसी बैर तो है नहीं, फिर मुझे मारने का प्रयास कोई क्यों करेगा? बड़ा सोचने के बाद मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला है कि इस केस को लड़ते समय मैंने कोई ऐसा वाक्य बोला जिससे हत्यारा डर गया और पकड़े जाने के डर से उसने मुझे मारने का प्रयास किया। ऐसा क्या बोला था तुमने केडी? यही है ऑनर कि मैकिनाइन जहर
कौन प्राप्त कर सकता है? योर ऑनर, मुझे लगता है कि मेरी उसी बात पर हत्यारे ने... एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से कोई फाइल देना चाहूंगा। इजाजत? योर ऑनर, मैं मंगत राम जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मंगत राम जी, आपको छुट्टियों में विदेश भ्रमण करने का बड़ा शौक है ना? ज्यादा नहीं, कभी कभार। वैसे कभी कभार? बस हाल ही में मैं श्रीलंका और नेपाल जाकर आया। ये तो हमारे पास के पड़ोसी देश हो गए। और दूर के देश का क्या भूल गए आप? अभी कुछ 15 दिन पहले ही आप साउथ अफ्रीका गए थे। एक्चुअली सर, वो मैं छुट्टियों के लिए नहीं गया था, भैया ने काम से भेजा था। वो क्या है ना सर कि केप टाउन में बहुत अच्छे क्वालिटी के हीरे मिलते हैं, तो उसी सिलसिले में गया था मैं। केप टाउन? जी, केप टाउन। केप टाउन का नाम सुनकर इतनी लंबी सांस? आज हो क्या गया पाठक साहब को? क्या सोच रहे हैं पाठक साहब? प्रोसिक्यूटर साहब, मैं सोच रहा हूँ कि ये केप टाउन गए थे हीरे प्राप्त करने, तो ये वहां से 5000 किलोमीटर दूर ये छोटा सा जो अफ्रीकी देश है बुरुंडी, वहां क्या प्राप्त करने गए? मुझे लगता है ये जो आप हिंदुस्तान पहुंचे, भारतीय कस्टम्स की रिसीट बनाई गई है, कोई दवा लेकर आए थे आप अपने साथ। ये दवा में मैकिनाइन जहर तो नहीं? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, बुरुंडी एक ऐसा देश है जहां मैकिनाइन जहर बड़ी सरलता से उपलब्ध दवा के रूप में। मंगत राम जी, यहाँ देर है अंधेर नहीं, अंततः सत्य सामने आ ही जाता है। घर में आप ही ऐसे इकलौते सदस्य हैं जिसने मैकिनाइन जहर प्राप्त किया। अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं, बात यही थी कि आप अपने बड़े भाई की सफलता, उनकी उपलब्धियों से जलते थे, इसीलिए आपने उनकी... ये बिल्कुल झूठ है। जलता मैं नहीं था, जलते वो थे मुझसे। सारी मेहनत मैं करता था, लेकिन आखिर में फैसला सुनाकर बड़े वो बन जाते थे। सारी तोड़ जोड़ करके प्लानिंग मैं करता था, लेकिन फायदे का पैसा अपने तिजोरी में वो भरते थे। इस बिजनेस में मैं भी आधा पार्टनर था जज साहब, लेकिन मेरे साथ नौकरों से भी बुरा सलूक करते थे। किसी के भी सामने कभी भी बेइज्जत करते थे, चिल्लाते थे। अरे ये क्या है? कल मैंने तुझे जो सेट दिया था उसका हिसाब किताब नहीं लिखा इसमें। ऐसी लापरवाही कैसे करता है मंगत तू? तो आपने सोचा कि एक ही बारी इसी प्रकार से आप अपने सारे समस्याओं का समाधान करें। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं, थक गया था मैं। कब तक सहता रहता, कब तक छोटा बना रहता। चलिए मंगत जी, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं न्यायाधीश महोदय को आपकी कहानी सुनाऊं। योर ऑनर, मंगत राम जी बुरुंडी देश से मैकिनाइन जहर प्राप्त करके हिंदुस्तान लौटे। ये उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी हरिया की घटना घटी। बेचारे हरिया ने डांट तो खाई ही, साथ में इस आरोप का शिकार भी बना। बावर्ची के बाहर जाते ही मंगत जी रसोई में गए और इन्होंने जगत राम जी के दूध में वो विष मिला दिया। मंगत राम जी जानते थे कि विष तुरंत असर करेगा, तो कुछ समय बाद वो जगत राम जी के कक्ष में गए। तब तक जगत राम जी मर चुके थे, तो इन्होंने तकिया फाड़ा, चाबी निकाली, पैसे चुराए, और वहां से भाग गए। उसके बाद ग्लास वापस उठाने हरिया आया
और कमरे की हालत देखकर घबरा के भाग गया। सुबह जब जगत राम जी की मृत्यु की खबर फैली और शोर मचा, तब मंगत राम जी ने चोरी के पूरे पैसे हरिया के कमरे में छिपा दिए। और यहां तक तो इनकी योजना ठीक ठाक चल रही थी, किंतु अदालत में जैसे ही मैंने बात उठाई मैकिनाइन जहर की और उस व्यक्ति की जिसने ये जहर प्राप्त किया, तो ये हड़बड़ा गए और भूल कर बैठे। ये रही इनकी पासपोर्ट की कॉपी योर ऑनर, कस्टम्स की रिसीट। द डिफेंस बेस्ट। बड़े ही शर्म की बात है कि आज भी इस दुनिया में कुछ लोग रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं और एक भाई अपने ही भाई का खून कर देता है। ये अदालत तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मंगत राम को अपने भाई जगत राम और हरिया के खून का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर केडी पाठक को हर आरोप से बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।